नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी पर। हम क्रैश कोर्स करने जा रहे हैं 3 महीने का। इस दौरान हम हर विषय की जो मुख्य हाइलाइट्स हैं उन पर बात करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि हाइलाइट्स कौन से हैं, कैसे निर्धारित आपने किए। तो इससे ये जो क्लास भी आप देख रहे हैं, इससे पहले मैंने एक क्लास किया जिसमें हमने पॉलिटी के पिछले 2 वर्ष के सवाल देखे जो यूपीएससी प्री एग्जाम में आए हैं। उसको मैंने आपको दिखाया बाकायदा कि कौन कौन से सवाल आए हैं, किस सेक्शन से आए हैं। वहीं से हमने हाइलाइट्स बनाए कि पॉलिटी में हमें किन सेक्शन को पढ़ना है ताकि हम 27 जून को होने वाले प्रारंभिक परीक्षा को क्रैक कर सकें। तो इसी क्रम में ये पॉलिटी की क्लास है और पॉलिटी की क्लास में जो हाइलाइट्स हमने बनाए थे उनको मैं लिख दे रहा हूँ और उसी में से एक की चर्चा करूँगा और जो सवाल आए हैं यूपीएससी में उनका उदाहरण भी दे करके आपको समझाऊंगा कि हम ये विशेष टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं, इनसे ज़्यादा सवाल आने की संभावना क्यों है। ठीक है, तो ये क्लास आपकी बेसिकली है पॉलिटी की। ठीक है, ये क्लास किसकी? आपकी पॉलिटी की है। उद्देश्य हमारा क्या है? प्री एग्जाम किसका? सीएससी, सिविल सर्विसेज एग्जाम 2021। और ये परीक्षा कब है? 27 जून को। ठीक है, इसमें एक विषय के रूप में पॉलिटी में हमें क्या क्या पढ़ना है इसकी चर्चा हम इस क्लास में करेंगे और किसी एक विषय की पढ़ाई भी करेंगे जो इसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ठीक ठाक भूमिका मैंने बना दिया है इस बात को समझाने के लिए कि ये वीडियो आप क्यों देख रहे हैं। ठीक, तो हमने जो पिछला वीडियो किया था जब हमने 2 वर्ष के 2019 और 2020 के यूपीएससी के सवाल देखे थे, तो जो हाइलाइट्स हमने बनाए थे उसको मैं एक बार लिख दे रहा हूँ। मेरे पास पेज है जिसमें मैंने भी नोट किया था और आप सबसे कहा था कि नोट कर लीजिएगा। जब नोट कर लेंगे तो आप टिक लगाते हुए चलेंगे कि सर ने ये टॉपिक कवर कर लिया है, अब इसके अगले वाले पर बात होगी। मैं 3 या 4 क्लास में पूरी पॉलिटी को एक समराइज तरीके से आपको पढ़ा दूंगा और उन महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ाऊंगा जिनसे यूपीएससी में सवाल आने की संभावना ज़्यादा होती है। ठीक, तो इसमें जो टॉपिक थे वो था प्रस्तावना, या जिसे आप उद्देशिका कहते हैं और इंग्लिश में आप प्रियम्बल कहते हैं। ठीक है ना, वही जिसमें कहा जाता है हम भारत के लोग, भारत को बहुत संपन्न समाजवादी प्रेसिडेंट है, जो आप रखते हैं ना, यही वाला। दूसरा है आपका मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार मोस्ट फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का। ये बहुत ही ज़्यादा प्रिय है यूपीएससी को और इसकी वजह ये है क्योंकि मौलिक अधिकार जो है एक इस भारतीय संविधान की सबसे खूबसूरत पहलू है जो नागरिकों की ओर है। यानी कि नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं कि वो अपनी चुनी हुई सरकार से सवाल कर सके, उससे अपने हक मांग सके। तो सबसे खूबसूरत पक्ष इसका ये है, इसीलिए यूपीएससी ज़्यादा इसको महत्वपूर्ण भी मानती है। तीसरा डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और इसे हिंदी में कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक ना, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। चौथा है आपका मूल ढांचा। ये भी यूपीएससी का एकदम फेवरेट टॉपिक है, मूल ढांचा। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर, खूब सवाल आते हैं और एक पॉलिटिकल डिबेट भी इस पर खूब लंबा हुआ। ठीक है, इसमें मैं आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार जो है इंदिरा गांधी के खिलाफ केस होता है, फिर वो इमरजेंसी का जो पूरा माहौल बनता है, उसके बीच में जब ये फैसला आता है 1973 का जो एक केस है, बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। और मूल ढांचे का सिद्धांत भी कहाँ से आता है, ये सारी चीज़ मैं आपको समझाऊंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मूल ढांचा भी यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। ठीक, 5वां संसद। पिछले 2 साल का अगर ट्रेंड देखें यूपीएससी का तो संसद से कुल मिलाकर के 3 से 4 सवाल आए हैं और ये अपने आप में काफ़ी होता है। अगर किसी एक विषय के किसी एक टॉपिक से 3-4 सवाल आ जाए
ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि 100 क्वेश्चन में कुल अगर आप विषय देखेंगे तो करीब 10 से 15 विषय हो जाते हैं। अब विषय की विषय वस्तु में जब जाएंगे, यानी कि कैटेगरी बांटेंगे कि इसमें ये टॉपिक है, ये टॉपिक है, तो हज़ारों टॉपिक हो जाते हैं। अब अगर उन हज़ारों टॉपिक में से किसी एक टॉपिक से 3 से 4 सवाल बन जाए तो अपने आप में बड़ी बात होती है, क्योंकि प्री में केवल 100 ही सवाल आते हैं, है ना, बड़ी बात। छठा है संसद, और इसी के साथ में हम विधानसभा भी पढ़ेंगे, ठीक है ना, इसी के साथ में ही हम विधानसभा पढ़ेंगे। इसके अलावा संघ की जो भूमिका है, मैं इसे संघ की भूमिका लिखूंगा, और कोई एक चैप्टर नहीं होगा जिसमें संघ से संबंधित इतने आर्टिकल हैं कि मैं आर्टिकल 52 से शुरू करके 152 तक आपको पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर मैं आपको 151 तक पढ़ाऊंगा। यहाँ पर ऐसा है कि संघ की परिभाषा क्या है, उसका रूप क्या है, उसके प्रभाव क्या है, उसके इम्पैक्ट क्या है, उनसे सवाल यूपीएससी पूछती है। जिन स्टूडेंट्स ने पिछला क्लास नहीं देखा है वो देखेंगे तो समझ पाएंगे कि यूपीएससी सवाल किस तरीके से बनाती है, ठीक है। और जब मैं संघ डिस्कस करूंगा तो सवाल मैं दिखाऊंगा भी आपको, ठीक है। तो संघ की भूमिका, इस पर भी यूपीएससी का खासा ध्यान होता है, और ध्यान होने की वजह यह है, एक तो राजनीतिक कारण है कि मुद्दा हमेशा बना रहता है। संघ का बेसिक मतलब यही होता है कि शक्तियों का विभाजन हो, केंद्र के पास कुछ शक्तियां हो, कुछ राज्य के पास शक्तियां हो। अब जो शक्तियों का विभाजन होगा तो टकराव भी होता है। कई बार केंद्र के द्वारा कोई इम्पोज की जाती है चीज़ तो राज्य उसका विरोध करते हैं। जैसे आप जीएसटी का उदाहरण ले लीजिए, जब जीएसटी लाने का प्लान काफ़ी दिन से चल रहा है, सन 2002-2003 से प्रयास शुरू होता है, कई कमेटियाँ बनाई गई, उनके रिकमेंडेशन आए, लेकिन जीएसटी को मूर्त रूप नहीं दे पाए। और इसका एक वजह ये था कि सारे राज्य विरोध कर रहे थे, वो अपने पॉलिटिकल जो है एम्बिशन से अलग होकर के विरोध कर रहे थे। क्योंकि कर जो है वो सरकार के आय का सबसे बड़ा स्रोत होता है, और उसी आय से वो योजनाएं लॉन्च करती है। तो अगर कर ही उसे कम मिलेगा तो कैसे योजनाओं को लेकर के आएगी, और जब योजनाएं लेकर के नहीं आएगी तो उसका राजनीतिक नुकसान होगा। तो इसलिए राज्य जीएसटी का विरोध कर रहे थे। उस विरोध को जो है एक तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार और उस वक्त के तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली, स्वर्गीय अरुण जेटली कहूँगा क्योंकि वो जिंदा नहीं है, उन्होंने अच्छे से साधा सबको समझाया कि जब तक तुम्हारा नुकसान हो रहा है हम तुम्हें कुछ फंडिंग एक्स्ट्रा दे देंगे, तो उसके बाद में वो मानेंगे। तो इस प्रकार के विवाद चलते रहते हैं, तो संघ की भूमिका को लेकर के सवाल हमेशा खड़े होते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद में एक टॉपिक और है न्यायपालिका। न्यायपालिका को भी हम समझेंगे, ठीक है, न्यायपालिका को। ये इतने टॉपिक होंगे, इसमें वेरियस टॉपिक भी हैं, मतलब इसमें जुड़े हुए कई और टॉपिक हैं, लेकिन ये हाइलाइट्स हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। किसके लिए? 27 जून को जो हमें एग्जाम देना है, और इसके लिए जो पॉलिटी सब्जेक्ट है, पॉलिटी विथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, पॉलिटी विथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि राज्य व्यवस्था और भारतीय संविधान से सम्मिलित जो सवाल पूछे जाएंगे 27 जून को आपके पेपर में, उसी पेपर को क्रैक करने के उद्देश्य से जो पॉलिटी विषय के हमारे हाईलाइट होंगे वो ये हैं। इन्हें आप नोट कर लीजिए। इस बात की कोई गारंटी ना ओनली यूपीएससी लेता है, ना मैं ले सकता हूं कि जो मैं पढ़ाऊंगा वही यूपीएससी आपसे पूछेगी, कतई कोई नहीं ले सकता है। लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि अगर इन टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ करके जाएंगे तो ये निश्चित है कि आपको लाभ मिलेगा, सवाल आप कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम पहला टॉपिक लेते हैं प्रस्तावना, और अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं इस क्लास में, और उसके बाद में आगे जो है जो टॉपिक है ये आगे क्लास में कवर होते चले जाएंगे, ठीक है। चूँकि आपको सारे सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, एक 60 नोट्स बनाइए और मिलाइएगा। आखिरी में जब पेपर हो जाएगा तो बैठ करके मिलाइएगा। ओनली यूपीएससी के 60 नोट्स से आपको बहुत कुछ फ़ायदा मिलेगा। कोई वादा मैं नहीं कर रहा हूँ कि 100 के 100 मिल जाएंगे या 80 मिल जाएंगे या 50 मिल जाएंगे, नहीं नहीं, ये कोई नहीं, ये करता है तो वो एकदम आपको बेवकूफ़ बना रहा है। कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कहाँ से सवाल आएंगे, बस लोग पढ़ा रहे हैं। ये यहाँ पर जो मैंने आपको एनालिसिस दिखाया, जो क्वेश्चन आए थे उसको मैंने आपको दिखाया था पिछले वाले वीडियो में, अभी भी फिर से दिखाऊंगा। जो टॉपिक को पढ़ाऊंगा प्रस्तावना का सवाल आपको दिखाऊंगा, और उसके बाद ही एनालिसिस हमने किया है।
कोई ना मेरा यूपीएससी में कोई बंदा बैठा जो मुझे बताता है कहाँ से आएगा, और ना कोई मेरी बातचीत हुई है, ना मैं अपने आप को इतना ज़्यादा होशियार समझता हूँ कि सारे सवाल मैं बताऊँगा वही आएगा। बस एक सामान्य सा अध्यापक हूँ, एनालिसिस करता हूँ, आपके सामने रखता हूँ, तार्किक तरीके से आपको समझाता हूँ। उसके बाद में हमने निर्णय लिया कि ये टॉपिक हम पढ़ेंगे और आप सक्षम रहें हमारी इस बात को मानने के लिए या ना मानने के लिए। ठीक है, चलिए प्रस्तावना। अब देखिए, प्रस्तावना को मैंने पढ़ाया है, आपने पढ़ा होगा, रेगुलर अगर हमारे विद्यार्थी तो आपने पढ़ा होगा, और जो अभी नए जुड़ रहे हैं वो भी हमारे प्लेलिस्ट को खोलें तो उसमें पॉलिटी 2021 करके एक प्लेलिस्ट बनाया गया है, उसमें आप देखेंगे तो आपको क्लास मिल जाएगी। प्रस्तावना मैंने खूब ढंग से पढ़ाया है, उसमें एक एक शब्द का मैंने परिभाषा भी बताया है, अच्छे से समझाया है। तो उतना मैं ज़्यादा पढ़ाने नहीं जा रहा हूँ, मैं बहुत नॉर्मल सा आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कि प्रस्तावना से जो सवाल आते हैं और यूपीएससी कैसे सवाल पूछती है। तो मैं अपनी बात को शुरुआत करूँ, जो है पहले भूमिका बनाऊँ कि प्रस्तावना कैसे हमारे संविधान में जुड़ गया। हाँ, टाइम कितना हुआ बता दीजिए, 11 मिनट। ओके, तो पहले ये बता दूँ कि प्रस्तावना जो है वो कैसे हमारे भारतीय संविधान में जुड़ गया। उसके बाद में मैं यूपीएससी वाला सवाल दिखाता हूँ, और सवाल आप देख लेंगे तो आप भी संतुष्ट हो जाएंगे कि जो गुरुजी कह रहे हैं उसमें कुछ सच्चाई है। फिर हम अपनी बात शुरू करेंगे। ठीक है, तो प्रस्तावना जो है वो सबसे पहले अमेरिकी संविधान में जोड़ा गया। अमेरिकी संविधान में सबसे पहले प्रस्तावना को जोड़ा गया और उसके बाद में कई देशों ने उसे अपनाया। भारत भी उनमें से एक है जिसने प्रस्तावना के कॉन्सेप्ट को अपनाया। प्रस्तावना क्या होता है? ये संविधान का परिचय पत्र होता है। संविधान का परिचय पत्र होता है। ये संविधान का क्या होता है? परिचय पत्र होता है। और एक प्रसिद्ध न्यायविद हुए हैं, बड़े वकील हुए हैं इस देश के, एन.ए. पालकीवाला, एन.ए. पालकीवाला, एन.ए. पालकीवाला, एन.ए. पालकीवाला का ये कोटेशन है जो मैंने भी बोला है कि ये जो प्रस्तावना है ये संविधान का परिचय पत्र है। कई सारे न्यायविद ने अपने तरीके से परिभाषा दी है। मूल भाव ये है कि संविधान के अंदर जो है उसका एक सामान्य सा इंट्रोडक्शन ही है प्रस्तावना। ठीक, कई लोग उसे आत्मा कहते हैं, कई लोग कुंजी कहते हैं। ठीक है, तो उसका एक अलग से श्रेणी है, आप चाहे तो उसे रट सकते हैं, स्टेट पीसीएस के एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। तो ये तो हो गया सामान्य सा परिचय प्रस्तावना में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भूमिका आती है उद्देश्य प्रस्ताव से। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को पीटी नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया था। उद्देश्य प्रस्ताव कब? 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, अब ये जो अब चूंकि कोई प्रस्ताव रखा जाता है तो उस पर उसको पास भी किया जाता है। 22 जनवरी 1947 को उस उद्देश्य प्रस्ताव को पास कर लिया गया। ठीक है, उस उद्देश्य प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त कर दी गई। उसके बाद में संविधान के सारे भाग बने, भाग के अनुच्छेद बने, और सबसे आखिर में इसी उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर प्रस्तावना को जोड़ा गया। ठीक है, सबसे आखिर में इसी उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर प्रस्तावना को संविधान में जोड़ा गया। और संविधान में क्यों जोड़ा गया? क्योंकि वो संविधान सभा के द्वारा पास एक प्रस्ताव था, इसलिए जोड़ा गया। ठीक है, अब एक सवाल आएगा आपके सामने, जेन्युइन सवाल आएगा, संविधान का पार्ट है या नहीं है? प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना संविधान का पार्ट है या नहीं है? तो उसमें संशोधन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? उसका महत्व क्या है? यूपीएससी यही पूछती है। उसको उससे ये मतलब नहीं है कि आप जानते हैं कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या मतलब होता है, गणराज्य का। ये बहुत नॉर्मल सी बात हो गई है। यूपीएससी अब बहुत ऊपर की चीज हो गई है, तो ऐसा सवाल नहीं पूछती, वो कॉन्सेप्ट पूछती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैं सवाल दिखाता हूं जो यूपीएससी ने 2020 के प्रारंभिक परीक्षा में पूछे हैं। ठीक है, 2020 के प्री एग्जाम में जो पूछा गया है आपसे, वो सवाल मैं आपको दिखाता हूं
वो सवाल अभी आपको स्क्रीन पर दिखेगा। सबसे पहले मुझे मोबाइल में दिखेगा और उसके बाद में आपको स्क्रीन पे दिखेगा। तो सवाल आपको अब दिख रहा होगा स्क्रीन पर। ठीक, अब मैं सवाल पढ़ देता हूं। सवाल है भारत के संविधान की उद्देशिका। अब उसके बाद में स्टेटमेंट लिखी हुई है। स्टेटमेंट पहला क्या लिखा हुआ है? संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती है। पहला स्टेटमेंट है कि यह संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती है। दूसरा है संविधान का भाग नहीं है और कोई विधिक प्रभाव भी नहीं रखती है। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात जो इसमें कही गई है, यानी कि जो सी नंबर पर लिखा हुआ है, संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव भी रखती है जैसा कि कोई अन्य भाग रखता है। ठीक है। और चौथा जो है कि संविधान का भाग है किंतु उसके भागों से स्वतंत्र होकर के उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। अब इन चारों में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। अब आप अगर नॉर्मली आपने प्रस्तावना पढ़ा है तो सर खुजा रहे होंगे कि क्या सही होगा क्या गलत होगा। ठीक है, तो जब अब इस क्लास को आप पढ़ लेंगे तो सर खुजाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप समझ जाएंगे। इस क्लास के आखिर में इसका जवाब भी मैं बताऊंगा, उससे पहले क्लास देख लीजिए। ये मैं इसलिए आपको सवाल दिखाया कि जो गाड़ी हमारी जा रही है वो सही ट्रैक पर जा रही है, आप विश्वास कैसे करें। तो यूपीएससी का मैंने सवाल दिखा दिया। और अगर भी अभी भी आपको भ्रम है तो वेबसाइट पर जाइए, प्रीवियस ईयर का पेपर डाउनलोड कर लीजिए और ये सवाल नंबर आप सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम अपनी पढ़ाई फिर से जारी रखते हैं। तो जो सवाल है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, इससे संबंधित दो बड़े विवाद हैं। इससे संबंधित दो बड़े विवाद हैं। पहला विवाद है बेरूबाड़ी बनाम बेरूबाड़ी वर्सेस इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है ना, पहला केस है बेरूबाड़ी बनाम इंडियन गवर्नमेंट और दूसरा केस है केशवानंद भारती बनाम केशवानंद भारती वर्सेस केरला। ठीक है ना, केरल सरकार के खिलाफ एक मुकदमा था। तो ये दो केस हैं जो प्रस्तावना के इस सवाल के जवाब से जुड़े हुए हैं। बेरूबाड़ी केस एक्चुअली में एक जमीन का केस था और जमीन भारत पाकिस्तान के बीच का विवाद था। अब भारत पाकिस्तान हमारे यहाँ वैसे भी विवाद का मुद्दा होता है। कोई प्यार से पाकिस्तान का नाम ले ले तो जूते ही खाता है। हमारे यहाँ देखते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल आते रहते हैं, हालांकि पाकिस्तान उसी काबिल है भी। ठीक है, तो बेरूबाड़ी और इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ जो वर्सेस जो एक केस था, इसमें मामला ये है कि एक जमीन का विवाद था और उस जमीन को एक समझौता हुआ कि अब पाकिस्तान को सौंपना है। अब कोई भी सरकार, चाहे कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, कोई भी सरकार हो, अगर ये एक्शन लेगी तो विपक्ष वाले तो चौड़े होकर के बोलेंगे ये देखो देश का गद्दार है, देश की जमीन को बेच रहा है। उस वक्त भी विपक्ष वाले गम के कि देखो नेहरू देश की जमीन को पाकिस्तान को दे रहे हैं। एक राजनीतिक विमर्श का मुद्दा बन गया, बहस हुआ, मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। अब सुप्रीम कोर्ट में जब मामला पहुंचा तो राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से जानकारी मांगी अनुच्छेद 143 का प्रयोग करते हुए कि आप ये बताइए कि क्या यह संभव है और अगर संभव है तो कैसे। अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि भारत सरकार को यह अधिकार है कि वो राज्य की सीमाओं को छोटा या बड़ा कर सकती है, उसका परिसीमन कर सकती है और अनुच्छेद 368 में संशोधन करके संविधान के किसी भी बात को परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये राष्ट्रपति ने पूछा सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने, अच्छा जो मामला था वो ये था कि संविधान के प्रस्तावना में एकता शब्द लिखा हुआ है। विपक्षी पार्टियों ने कहा कि आपके संविधान में एकता लिखा हुआ है, एकता का मतलब होता है कि अब इससे अलग कुछ नहीं हो सकता है, तो एक जमीन के टुकड़े को दूसरे स्टेट को कैसे दिया जा सकता है ना। तो इस पर बेरूबाड़ी केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया कि जो प्रस्तावना है, इसको ध्यान से आप सुनिए। बेरूबाड़ी केस में क्या कहा कि प्रस्तावना क्या है, संविधान का भाग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है।
बेरुवाड़ी केस में कह दिया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, दैट इज ठीक। अभी वो जो दूसरा विकल्प है सवाल में, जो भी आपने देखा, अगर सवाल आपने वहां से स्क्रीनशॉट नहीं किया था तो गलती किया था, स्क्रीनशॉट कर लेना चाहिए था आपको, और अगर नहीं किया तो पीछे करके स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसमें जो दूसरा वाला विकल्प था जिसमें लिखा था कि प्रस्तावना ना तो संविधान का भाग है और ना ही इसका कोई विधिक प्रभाव है, तो अभी तक की स्थिति में वो स्टेटमेंट सही हो जाएगा। लेकिन बेरुवाड़ी केस के बाद में भी एक केस हुआ, और वो केस हुआ 1973 में। 1973 का एक केस है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का केस। यह भी मूलतः एक जमीन विवाद का केस था, लेकिन जब मौलिक अधिकार की बात आई तो केस बड़ा होता चला गया, और एक ऐसी स्थिति आई कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी इसके लपेटे में आ गई। ठीक है, तो ये सब अभी तक जो भारत की आजादी के बाद में वर्तमान स्थिति तक सबसे बड़ा बेंच बैठा था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के केस को सुलझाने के लिए। सबसे बड़ा जो है बैठा था, जजों की कमेटी बैठी थी। तो उस कमेटी में ये बात जब आई कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है क्या नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान का भाग है। यानी कि यहां पर आपको नोट करना है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, ठीक। लेकिन जब यह सवाल आगे आया कि क्या इसका कोई विधिक प्रभाव है, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका कोई डायरेक्ट विधिक प्रभाव नहीं है, इसका कोई डायरेक्ट विधिक प्रभाव नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि अगर किसी भाग को समझने में कोई समस्या हो रही है, कोई दिक्कत आ रही है, और प्रस्तावना का वहां पर कोई अपना दर्शन है, कोई दिशा निर्देश है, कोई उद्देश्य प्रस्तुत करती है, कोई रास्ता दिखाती है, कोई आईना दिखाती है, तो उसको जरूर कंसीडर किया जाएगा। यानी कि यह अलग रूप से कोई प्रभावकारी कानून का काम नहीं करेगा, लेकिन अगर किसी कानून के व्याख्या में इसकी जरूरत पड़ती है तो ये मान्य होगा। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि जो सवाल मैंने आपको दिखाया था प्री 2020 एग्जाम में आया था पॉलिटी का, उस सवाल का जवाब क्या होगा। तो उस सवाल का जवाब चौथा वाला नंबर होगा। अगर आपने स्क्रीनशॉट सवाल का नहीं किया तो थोड़ा पीछे जाकर कर लीजिए, मैंने आपको सवाल दिखाया था। तो उसका चौथा ऑप्शन सही है। इसमें यह लिखा गया है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, लेकिन उसका डायरेक्ट कोई विधिक प्रभाव नहीं है, इनडायरेक्टली उसका विधिक प्रभाव है, किसी दूसरे भाग के थ्रू उसका विधिक प्रभाव हो सकता है। ठीक है, तो ये दो केस है। केशवानंद भारती के केस में क्या हुआ कि प्रस्तावना संविधान का भाग, उसके बाद में 1995 LIC का केस होता है, उसमें इस बात को दोहराया जाता है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो वर्तमान स्थिति यही है। ठीक, और जब जो है लागू हो रहा था, प्रस्तावना को संविधान में जोड़ा जा रहा था, उस वक्त भी एक डिबेट है जिसमें राजेंद्र प्रसाद पूछते हैं कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है, तो वहां भी इसका एक डिबेट होता है। ठीक ना, और डिबेट होने की वजह से ही यूपीएससी उसको अपना सवाल बनाती है। अच्छा, एक चीज अब यहाँ पर और समझ लेते हैं कि क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है कि नहीं। दूसरा सवाल है, क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है। ये भी अपने आप में एक सवाल है, और ये उन दोनों केसों से जुड़ा हुआ है। संविधान में बदलाव करने के लिए किसी भी चीज का यह आवश्यक है कि वो संविधान का पार्ट हो। तो अगर प्रस्तावना संविधान का भाग है तो संशोधन क्यों नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, धूमधाम से हो सकता है। बेरुवाड़ी केस में भी इस बात को कहा गया कि संविधान का भाग नहीं है, और जब केशवानंद भारती का केस आता है उसमें कहा जाता है कि संविधान का भाग है। तो अगर संविधान का भाग है तो उसमें संशोधन हो सकता है, इसमें कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। और हुआ भी, कब हुआ? 42वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1976 में हुआ, जिसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, ये 3 शब्द जोड़े गए, यानी कि संशोधन भी किया गया और शब्द भी जोड़े गए। तो अब ये स्थिति स्पष्ट है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, उसमें संशोधन हो सकता है, और संशोधन हुआ है, लेकिन एक ही बार हुआ है।
1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। तो इस प्रकार आपने इस क्लास में समझा कि प्रस्तावना का महत्व क्या है, प्रस्तावना कब जोड़ा गया, आपने देखा प्रस्तावना क्यों जोड़ा गया, उसका क्या मतलब है। देखिए यूपीएससी का भी आपने सवाल देखा इस क्लास में। यूपीएससी ऐसे ही सवाल पूछती है, वो घुमा करके पूछती है। जब आपकी समझ बेहतर होगी ना तो कहीं से भी पूछेगी तो आप समझ जाएंगे, कोई भी सवाल पूछेगी तो आप समझ जाएंगे। लेकिन अगर ऊपरी तौर पर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर आपने समझ लिया 2 केस के माध्यम से जो महत्वपूर्ण है। इसका चर्चा हर किताब में आपको मिलेगा, चाहे आप लक्ष्मीकांत खोल लीजिए, कोई एनसीईआरटी से संबंधित कोई किताब खोल लीजिए, कोई पॉलिटिकल साइंस का और किताब खोल लीजिए, सब जगह आपको ये चीज़ मिलेगी। ठीक है, तो प्रस्तावना से बाहर इससे कोई सवाल नहीं आएगा, ना तो कोई केस और इस तरीके से महत्वपूर्ण है जिसकी चर्चा करने की ज़रूरत है। हाँ, एक चीज़ और है, इसी केस में जो केशवन भारती का केस है उसमें मूल ढांचे की बात हुई थी कि मूल ढांचे में संशोधन नहीं हो सकता है, बाकी ठीक है। तो मूल ढांचा क्या है ये भी हमने अपने टॉपिक में हाइलाइट्स में लिखा है, उस पर एक अलग से हम चर्चा करेंगे, उस पर भी एक क्लास होगा। ठीक, इस क्लास में इतना ही। अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो पूछ लीजिए। और एक जानकारी मैं आपको दे दूं कि हर हफ्ते में हम आपका टेस्ट लेंगे। 25 से 30 सवाल का एक सीरीज होगा, आपको पीडीएफ फॉर्मेट में वो मिलेगा और उसका उत्तर आप एक पेज में लिखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 का ये सही है, क्वेश्चन नंबर 2 का भी सही है, और उसे आप हमें मेल कर देंगे। ठीक है, उसका हम उत्तर जांचेंगे और आपको जवाब देंगे, क्लास में भी बताएंगे कि किस व्यक्ति का परफॉर्मेंस क्या है। इसके अलावा मैंने एक चीज़ और कहा था कि जितने लोग यूपीएससी का फॉर्म भर रहे हैं अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और नाम हमें भेज दें, ताकि हमारे पास एक आंकड़ा रहे। ठीक, कि हमारे यहाँ कितने लोग तैयारी कर रहे हैं, उस हिसाब से हम पेपर बनाएं और कंटेंट बनाएं। चलिए, अगर कोई सवाल इस क्लास से होगा आपका तो जरूर पूछ लीजिएगा, अगली क्लास में उसका जवाब हम दे देंगे। धन्यवाद।